हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सेक्शन 21 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 21 लिमिटेशन एक्ट का हमें क्या बताता है कि कोई भी सूट के शुरू होने के बाद कोई भी नया प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अगर उस वाद में सूट में अगर किसी की जगह ले रहा है, जैसे बी ए की जगह ले, और अगर जो मौजूदा कुछ लोग हैं उनके साथ कोई पर्सन और भी ऐड किए जाएं, तो इससे क्या होगा? इसमें उनके सब्स्टिट्यूशन और एडिशन के बाद जब भी वो व्यक्ति जिसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, जो किसी की जगह पर आया है या जो मौजूदा लोगों के साथ उस सूट में इंक्लूड किया गया है, तो सूट इंस्टीट्यूटेड सूट में तब जो पर्सन जब भी सब्स्टिट्यूट किया गया या ऐड किया गया, उसमें उसकी सूट की जो इंस्टीट्यूशन होगी वो तब से मानी जाएगी जब या तो वो ऐड किया गया या किसी की जगह पर वो सूट में इंक्लूड किया गया। एक तो सेक्शन 21 का सब सेक्शन 1 हमें ये बात बताता है, और सबसेक्शन 1 के बाद उसमें एक प्रोवाइज़ो भी दिया गया है। वो क्या कहता है? प्रोवाइज़ो ये कहता है कि अगर कोर्ट को लगे, जो हमारे जज साहब हैं उनको लगे कि जो भी डिफेंडेंट और प्लेंटिफ हैं जिनका जो ऐड नहीं किए गए पहले, वो एक मिस्टेक के अंडर ऐड नहीं किए गए, उस सूट में इंक्लूड नहीं किए गए, तो उसमें क्या हो सकता है? इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि कोर्ट एक डायरेक्शन दे सकती है, उसमें आगे में लगा है, उसकी फुल ऑन डिस्क्रिशन होगी, पूरी मर्जी होगी। अगर उनको ठीक लगेगा कि ये डायरेक्शन देनी ज़रूरी है तो ही वो ये कह सकते हैं, वो इसका ऑर्डर कर सकते हैं कि जो भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, जो भी इस मौजूदा सूट में इंस्टीट्यूटेड सूट में सब्स्टिट्यूट किए गए हैं या ऐड किए गए हैं, तो जो भी सूट है उनके अगेंस्ट जो भी ये सूट शुरू हुआ है वो अर्लियर डेट से शुरू माना जाएगा, यानी कि उनके एडिशन डेट से पहले जब से वो सूट शुरू किया होगा तब से ही उनके अगेंस्ट वो सूट शुरू किया माना जाएगा। अब इसमें आगे सबसेक्शन 2 भी दिया गया है। सबसेक्शन 2 हमें क्या बताता है कि जो सबसेक्शन 1 है वो किन केसेस पर अप्लाई नहीं करेगा। वो उन केसेस पर अप्लाई नहीं करेगा जिसमें कोई भी पार्टी या तो ऐड और सब्स्टिट्यूट की गई। किस वजह से? वो इस वजह से जहाँ असाइनमेंट के अंडर वो पार्टी ऐड और सब्स्टिट्यूट की गई या डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट के कारण से वो पार्टी ऐड और सब्स्टिट्यूट की गई, तो सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। और असाइनमेंट मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। असाइनमेंट क्या है? कोई भी एक पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन को अपना राइट्स, बेनिफिट्स और टाइटल, इंटरेस्ट सब कुछ उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसे असाइनमेंट माना जाता है। इनमें पर्सन्स में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ए से बी का कोई भी डायरेक्ट ब्लड रिलेशन नहीं है। और जहाँ तक डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट की बात है, इसमें डायरेक्ट नेचुरल रिलेशन होता ही होता है। ज़्यादातर जैसे आप ये मान लें, इसको एक एग्जांपल से आप सही समझ पाएंगे। जैसे फादर और सन का रिलेशन है, अगर फादर की डेथ हो जाती है तो सन को प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी। इसमें 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एंसेस्ट्रल भी होती है, प्राइवेट भी होती है। उनका दोनों का सेपरेट रूल है डिवॉल्व होने का, और उसमें विल और विदाउट विल होने का भी एक प्रोविज़न है। उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे वो अलग वीडियो में बात करेंगे। तो आपको इसमें मैंने शॉर्ट में बता दिया कि असाइनमेंट और डेवोल्यूशन क्या है। तो अगर इन दोनों की वजह से कोई भी चलते हुए सूट में कोई भी पर्सन ऐड और सब्स्टिट्यूट किया गया है, तो उसमें सेक्शन 21 का 1 सब सेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। और इससे यही इफेक्ट होता है कि
अगर ये पर्सन उस सूट में सब्स्टिट्यूट और ऐड किए गए हैं तो ऑटोमेटिकली अगर इन दोनों वजह से किए गए हों तो जब से वो सूट शुरू किया होगा तब से ही उनकी इंस्टीट्यूशन सूट उन पर्सन्स के अगेंस्ट मानी जाएगी, बाद में नहीं जब वो ऐड किए गए हों। तो ये था सबसेक्शन 21 का ऑल परफॉर्मा जो मेन ऑपरेटिंग पार्ट है मैंने आपको बताया, और इसके बाद मैं आपको कुछ केस लॉज और इसका कुछ प्रैक्टिकल व्यू भी दूंगा। इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से केस लॉज इस सेक्शन के रिलेटेड आए गए हैं जो अच्छे हैं पढ़ने के लिए, जानने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको सेक्शन 21 से रिलेटेड कुछ केस लॉज के बारे में बताऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज में कुछ ना कुछ एडिशन ज़रूर होगा। इसमें पहला केस लॉ है इंडियन बैंक वर्सेस संबसिवन, जो कि 22/11/2016 का डिसाइडेड केस है। इस केस में क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ था उसने अपने सूट में एक ऑलरेडी डेड डिफेंडेंट को इंक्लूड कर लिया, पर इसके बारे में उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिसके अगेंस्ट वो केस फाइल कर रहा है वो पर्सन ऑलरेडी मर चुका है। तो सूट के शुरू होने के बाद कोर्ट को ये पता लगा कि ये तो डिफेंडेंट ऑलरेडी मर चुका है, तो उसने प्लेंटिफ की जो मिस्टेक थी उसको देखते हुए कि वो अंडर गुड फेथ है, ये उसने जानबूझकर नहीं की है, इसके पीछे उसका कोई भी पर्सनल मोटिव नहीं था। तो कोर्ट ने सेक्शन 21 की पावर को इन्वोक करते हुए साथ में ऑर्डर 1 रूल 10 की पावर को इन्वोक करते हुए उसने ये डायरेक्शन दी कि जो भी उसके लीगल हेयर्स हैं उनको इस केस में इंक्लूड किया जाए। इस केस लॉ से हमें ये भी पता लगता है कि जो सेक्शन 21 है वो एक तरह से सब्सटेंटिव लॉ है, और ऑर्डर 1 रूल 10 से हम इसे प्रोसीजरल लॉ से हम सेक्शन 21 को मोशन में लाते हैं। सेक्शन 21 की पावर है जो वो सीपीसी के इस प्रोविज़न से यूज़ होती है। और इससे आगे एक केस लॉ है हमारे पास मगनमल सेठिया वर्सेस पीयूष साहा। ये 4/3/2015 का केस है। इस केस लॉ में क्या था कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से कुछ पैसे वापस लेने थे जो कि उधार दिए गए थे, पर इसमें क्या हुआ कि कॉज ऑफ एक्शन से सूट फॉर रिकवरी में 3 साल की लिमिटेशन होती है। पर इस केस लॉ में सूट को फाइल करने के बाद एक जो नेसेसरी पार्टी थी वो इस केस से छूट गई, उसे इम्प्लीड नहीं किया गया, प्लेंटिफ से ये गलती हो गई। अब 3 साल निकलने के बाद इस केस में ये पता लगा कि एक नेसेसरी पार्टी इसमें इंक्लूड नहीं की गई है जो कि ज़रूरी है पार्टीज़ के राइट्स को असर्ट करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए। तो कोर्ट ने क्या किया, जो लिमिटेशन पीरियड की बाउंडेशन थी उसको सेक्शन 21 के अंडर उन्होंने कंडोन कर दिया, जो कि डिले पहले हो चुका था। 3 साल के बाद जो भी डिले था उसको इन्होंने इस सेक्शन के अंडर कंडोन कर दिया। तो इस केस लॉ में एक नई बात निकल कर आई कि सेक्शन 21 कोर्ट को ये पावर देता है कि जो भी डिले है, अगर इम्प्लीडिंग ऑफ पार्टीज़ में कोई भी अननेसेसरी डिले हो चुका है तो उसको सेक्शन 21 के अंडर वो एक्सक्लूड कर सकती है, कंडोन कर सकती है। अब इसके आगे शेखर वर्सेस मंजू देवी, जो कि 29/7/2009 का केस है। इसमें क्या था, एक प्रॉपर्टी का सेल परचेज एग्रीमेंट हुआ और जो परचेज़र थे, जो सेलर था, वो परचेज़र को मुकर गया कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको नहीं सेल करूँगा। तो जो परचेज़र्स थे उन्होंने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल किया, और जो एग्रीमेंट में हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम था, पर उन्होंने क्या किया कि केस में अकेला वाइफ का नाम ही इंक्लूड किया, वाइफ के नाम से ही केस फाइल किया। वो इसलिए किया कि जो लेडीज़ हैं उनको रजिस्ट्रेशन में
फीस में रिबेट दी जाती है। तो अगर वाइफ के नाम पर ही एग्जीक्यूशन होगी, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, तो उन्हें फ़ीस में बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो इस वजह से उन्होंने हस्बैंड का नाम इंक्लूड नहीं किया। पर केस के शुरू होने के बाद ये पता लगा कि हस्बैंड एक नेसेसरी पार्टी है। तो जो हस्बैंड का नाम केस में ना डालना ये कोई मिस्टेक नहीं थी, ये उन्होंने जानबूझकर ही किया था, ये बोनाफाइड नहीं था, अंडर गुड फेथ नहीं था। तो इस वजह से सेक्शन 21 का जो बेनिफिट है उनको नहीं दिया गया और उनकी जो एप्लीकेशन थी उनको डिसमिस कर दी गई, उनको सेक्शन 21 का बेनिफिट देने से मना कर दिया। तो आई होप आपको ये केस लॉज अच्छे लगे होंगे, इनसे आपकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर बढ़ेगी। केस लॉज से हमें क्या होता है कि कुछ नई बात हमें पता लगती है सेक्शन के बारे में। सेक्शन तो जो बातें कहता है वो तो कहता ही है, पर जो जुडिशियल व्यू है वो हमें केस लॉ से ही पता लगता है। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।